हेलो स्टूडेंट्स, हम अर्थव्यवस्था के प्रकारों को पढ़ रहे थे जिसमें से हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है समाजवादी अर्थव्यवस्था के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है। समाजवादी अर्थव्यवस्था एक ऐसी आर्थिक प्रणाली होती है जिसमें उत्पादन या उत्पत्ति के जितने भी साधन होते हैं, जैसे भूमि, पूंजी, कारखाने और भी तरह के जो भौतिक संसाधन होते हैं, उन सभी पर सामुदायिक या सामूहिक स्वामित्व होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में हमने पढ़ा था कि जो ये उत्पत्ति के साधन होते हैं, इन पर निजी स्वामित्व होता है, यानी कि व्यक्ति विशेष जो होते हैं वो, जैसे किसी की फैक्ट्री है या किसी का कारखाना है, किसी की बहुत कोई सर्विस इंडस्ट्री से रिलेटेड कंपनीज और सब हैं, तो वो निजी स्वामित्व होता है। इसमें जितने भी प्रकार के उत्पत्ति के साधन होंगे उन पर सामुदायिक स्वामित्व माना जाता है, जिसकी अभिव्यक्ति सरकार करती है। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था शुरू कब हुई थी? हम सभी जानते हैं कार्ल मार्क्स ने सबसे पहले सिस्टमैटिक ढंग से समाजवाद की विचारधारा को प्रस्तुत किया था। तो उस विचारधारा से प्रभावित होकर के 1917 में जब रूस की क्रांति हुई थी लेनिन के नेतृत्व में, उन्होंने समाजवादी अर्थव्यवस्था को प्रारंभ किया था। रूस में सबसे पहले 1925 में उनकी पहली पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी वहाँ पर, जो कि समाजवादी अर्थव्यवस्था के मॉडल पर ही थी। तो इसमें रूस के बाद चेकोस्लोवाकिया, बुल्गारिया, चीन, यूगोस्लाविया, वियतनाम, कई देशों ने इस आर्थिक प्रणाली को अपनाया। लेकिन धीरे धीरे ये इतना, क्योंकि इसमें बहुत सारे कमियां होती हैं और बहुत गंभीर प्रकार की कमियां हैं, इसीलिए ये ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रही। तो आज के समय में सिर्फ चीन और उत्तर कोरिया में समाजवादी अर्थव्यवस्था है, वो भी पूर्णतया नहीं है। उन्होंने भी बहुत हद तक उदारवादी पूंजीवादी व्यवस्था के गुणों को अपना लिया है। कुछ कुछ गुण उनके यहाँ समाजवादी हैं, और वो किस रूप में है कि वहाँ पर ज़्यादातर संसाधनों पर अभी भी सरकार का स्वामित्व है। निजी लोगों को बहुत कम, मतलब सरकार नियंत्रित रूप से छूट देती है। सरकार की मर्जी होती है कि वो निजी क्षेत्र को कितना बढ़ावा देगी और कितना नहीं देगी। अब समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं क्या होती हैं? समाजवादी अर्थव्यवस्था की पहली विशेषता होती है इसके साधनों पर सामूहिक स्वामित्व माना जाता है, कलेक्टिव ओनरशिप होती है। जितने भी प्रकार के भौतिक साधन हैं उत्पत्ति के, चाहे भूमि हो, वन हो, कारखाने हो, पूंजी हो, खाने हों, सभी पर जो होता है वो सरकार का स्वामित्व माना जाता है। और इसका जो उद्देश्य होता है वो सामुदायिक या सामूहिक उद्देश्य के लिए उपयोग करना होता है, ना कि निजी फायदे के लिए। उपभोक्ता चयन का अंत, एंड ऑफ कंज्यूमर सिलेक्शन, ये किस आधार पर होगा? उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन किया जाएगा जिनको उत्पादित करने की परमिशन सरकार देगी। तो इसमें उपभोक्ता का चॉइस नहीं रह जाती कि हम इस चीज़ को कंज्यूम करेंगे इसीलिए उत्पादन हो। यानी जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाएं होती हैं उनकी क्या खासियत होती है कि उनमें उपभोक्ता जो चाहते हैं उन वस्तुओं का उत्पादन होता है, लेकिन जो समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है इसमें उन वस्तुओं का उत्पादन होता है जो कि सरकार चाहती है। तो इसमें कंज्यूमर का जो सिलेक्शन है, कंज्यूमर की जो चॉइस है, वो ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट है केंद्रीय नियोजन अथवा आर्थिक नियोजन पाया जाता है, क्योंकि सरकार सभी जो भौतिक संसाधन होते हैं उन पर सरकार का स्वामित्व होता है। तो सरकार के ऊपर ये जिम्मेदारी भी होती है कि वो पूरे समाज के सामूहिक कल्याण के लिए कार्य करे। तो उसके लिए ये सरकारें ज़्यादातर केंद्रीकृत नियोजन अपनाती हैं। केंद्रीकृत नियोजन पूरी तरह से सरकार के हाथ में अर्थव्यवस्था का संकेंद्रण होता है। वो ही डिसाइड करती है कि कौन सी चीज़ों का कहाँ उपयोग होगा, कितना उत्पादन होगा, उसकी किस तरह वो बाज़ार में पहुँचेगा, बाज़ार में उसकी कीमतें किस प्रकार से निर्धारित होंगी। सारी व्यवस्था जो होती है वो सरकार के हाथ में होती है। तो ये जो आर्थिक नियोजन होता है वो केंद्रीकृत नियोजन के रूप में होता है। सामाजिक लाभ के उद्देश्य होते हैं इसमें, जैसा कि बताया जा चुका है, समाज के कल्याण के लिए ही सारी चीज़ों को सरकार अपने हाथ में रहती है। तो लाभ जो होता है उसका उद्देश्य भी ये होता है कि सामाजिक ज़्यादा समुदाय का लाभ होना चाहिए, किसी निजी व्यक्ति का लाभ नहीं होना चाहिए। आर्थिक समानता, क्योंकि इसमें समान कार्य के लिए समान मजदूरी के सिद्धांत पर ये कार्य करती है, इसीलिए इसमें आर्थिक समानता पाई जाती है, और इसी कारण इसमें वर्ग संघर्ष की समाप्ति हो जाती है। बहुत ज़्यादा वर्ग संघर्ष इसमें नहीं पाया जाता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था के गुण क्या होंगे? जो हमने ऊपर चीज़ें पढ़ी हैं, एक्चुअली देखिए इन्हीं को शॉर्ट फॉर्म में गुण के रूप में लिखा हुआ है। अगर आप इन्हें एलोबरेट करेंगे तो आप ऊपर की जो पॉइंट्स हैं जो मैंने अभी एक्सप्लेन किए हैं उनसे आप चीज़ें लेकर के सेम लिख सकते हैं।
धन और आय का समान वितरण होता है। इसमें आप लिख सकते हैं कि क्योंकि समाजवादी अर्थव्यवस्था में समान कार्य के लिए समान मजदूरी का सिद्धांत होता है, इसीलिए इसमें धन और आय का समान वितरण पाया जाता है। दूसरा, इससे अवसरों में समानता होती है। सभी लोगों को समान अवसर, जो जितना काम करना चाहता है या जिसकी जितना काम करने की क्षमता होती है उसको उसके आधार पर काम दिया जाता है, इसीलिए इसमें अवसरों की समानता भी पाई जाती है। ये नियोजित अर्थव्यवस्था होती है। सरकार के हाथ में सभी उत्पत्ति के साधनों का संकेंद्रण होता है, इसीलिए सरकार उन्हें नियोजित रूप से खर्च करती है, तो ये नियोजित अर्थव्यवस्था होती है। वर्ग संघर्ष का अंत क्यों होता है? धन और आय का समान वितरण जहाँ होगा और अवसरों में जहाँ समानता पाई जाएगी, वहाँ वर्ग संघर्ष अपने आप खत्म हो जाएगा, क्योंकि इन्हीं दोनों चीज़ों में असमानता के कारण ही वर्ग संघर्ष उत्पन्न होता है। आर्थिक उतार चढ़ाव की समाप्ति। हमने जब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ा था तो हमने जाना था कि वो व्यापार चक्रों से बहुत ग्रसित रहती है, क्योंकि मांग और पूर्ति जो होती है, उत्पादन मांग और पूर्ति पर निर्भर करता है। तो कभी उस में कभी डिप्रेशन आता है, कभी इन्फ्लेशन आता है। तो एक व्यापार चक्र जो पाए जाते हैं वो समाजवादी अर्थव्यवस्था में ये समस्या नहीं होती, क्योंकि ये नियोजित अर्थव्यवस्था होती है। इसमें सरकार ही डिसाइड करती है कि किस चीज़ का कितना उत्पादन होगा। नेक्स्ट है काम का अधिकार। मैं बता चुकी हूँ, समाजवादी अर्थव्यवस्था में सभी व्यक्तियों को उनकी क्षमता के अनुसार जो है सरकार काम देती है, तो इसमें काम का अधिकार सभी को होता है। लोगों को न्यूनतम जीवन स्तर का आश्वासन होता है। मतलब ये जो सरकार होती है ये एक अपना उद्देश्य लेकर चलती है कि जितने भी नागरिक हैं उन सभी को कम से कम न्यूनतम जीवन स्तर जीने के लिए जितनी चीज़ों की ज़रूरत है वो सरकार की तरफ से प्रोवाइड कराई जा सकें। तो यहाँ पर कोई भी व्यक्ति, आप ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा गरीबी की स्थिति में या संसाधन विहीन जीवन, भूखे मर रहे हैं या ऐसी कोई स्थितियाँ नहीं आ पाती हैं। अब आता है समाजवादी अर्थव्यवस्था के दोष क्या होते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्योंकि सरकार का सभी संसाधनों पर नियंत्रण होता है, इसका मतलब है इस पर नौकरशाही बहुत ज़्यादा हावी हो जाती है। तो नौकरशाही से जुड़ी हुई जितनी समस्याएं होती हैं वो सब अर्थव्यवस्था में पाई जाती हैं। जैसे नौकरशाही और लाल फीताशाही, यानी कि सरकार के हाथ में काम होता है तो सभी काम जो है वो धीमी गति से होते हैं, बहुत ज़्यादा सरकारी अफसरों पर निर्भरता बढ़ जाती है। लोग उन्हीं की, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं आपकी अर्थव्यवस्था में जितनी भी गतिविधियां होती हैं या जो भी जितने भी प्रोसेसेस होते हैं वो सभी गवर्नमेंट के थ्रू ही होते हैं, तो ये बहुत धीमा प्रोसेस हो जाता है, जिससे कि लाल फीताशाही की समस्या जन्म लेती है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रतिबंधित होती है, दोनों रूपों में प्रतिबंधित होती है। ना तो उत्पादन जो उत्पादक है, पूंजीपति नहीं कहेंगे यहाँ पर क्योंकि इस व्यवस्था में पूंजीपति होते नहीं हैं, उत्पादक जो है उसकी स्वतंत्रता भी बाधित होती है, क्योंकि सरकार डिसाइड करती है कि कितना उत्पादन होगा और उसको किस मूल्य पर बेचा जाएगा। और जो उपभोक्ता है, जो खरीदार है, उसकी स्वतंत्रता भी बाधित होती है, क्योंकि वो अपनी चॉइस से चीज़ें नहीं ले सकता, उसको वही चीज़ें लेनी होंगी जो कि मार्केट में हैं, अवेलेबल हैं, जो कि सरकार की परमिशन से मार्केट में आई हैं। उत्पादन में कमी, क्योंकि व्यक्तिगत लाभ का उद्देश्य तो इसमें होता नहीं है, तो जो भी सरकारें चलाती हैं पूरा नौकरशाही उन्हें चलाती है, तो बहुत ज़्यादा उत्प्रेरित माहौल बना नहीं रह पाता, तो उत्पादन में अपने आप कमी आ जाती है। आर्थिक प्रेरणा का अभाव, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का व्यक्तिगत हित पूरा नहीं हो रहा है, तो ये व्यक्ति की एक तरीके से आप समझ लीजिए मनोवैज्ञानिक इसमें जो जुड़ी रहती है भावना, वो ये कि अगर हमें पर्सनल प्रॉफिट्स होते हैं, जब हमें अपना लाभ दिखता है, तब हम बहुत ज़्यादा मेहनत और ईमानदारी और लगन से काम करते हैं। लेकिन अगर हमें ये कहा जाए कि आप काम करिए, आपको आपका हिस्सा मिल जाएगा, लेकिन सारे पर आपका अधिकार नहीं होगा, तो हम अपने फुल पोटेंशियल में कभी काम नहीं करेंगे। हम उतना ही करेंगे जितना काम करना हमारे लिए ज़रूरी है। उपभोक्ता की स्वतंत्रता में कमी, मैं आपको बता चुकी हूँ ऊपर ही कि दोनों की स्वतंत्रता बाधित होती है, उत्पादक की भी होती है और उपभोक्ता की भी होती है। अधिकारों का हनन किस संदर्भ में होता है, क्योंकि सभी संपत्तियों पर हमेशा सामूहिक स्वामित्व होता है, सरकार का नियंत्रण होता है, निजी संपत्ति की अवधारणा इसमें नहीं पाई जाती है, इसीलिए इसमें अधिकारों का हनन होता है।
अब है समाजवादी व्यवस्था की आलोचना। देखिए, जो दोष हैं और आलोचना है ये सेम हैं, बस थोड़ा इसमें डिस्क्राइब किया हुआ है और इसमें शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि दोष अलग से याद करने की ज़रूरत है और आलोचना के पॉइंट अलग से याद करने की ज़रूरत है। आप कॉमनली भी इन्हें याद कर सकते हैं। अगर आप इनको एलोबरेट कर सकते हैं नीचे से लेकर के पॉइंट्स, तो आप उन्हें एलोबरेट कर लीजिए, और अगर आप नीचे के पॉइंट्स को ही ज़्यादा बेटर समझते हैं तो आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें कन्फ्यूज़ मत होइएगा। समाजवादी अर्थव्यवस्था की आलोचना क्या होती है? इस व्यवस्था में केंद्र में राज्य को रखा गया है। राज्य के पास ही सारे अधिकार होते हैं, तो इससे क्या होता है, राज्य के कार्य क्षेत्र में वृद्धि हो जाती है और वो अपने मूलभूत कार्यों को बहुत अच्छे से संपादित नहीं कर पाता है। यानी कि जो कानून व्यवस्था बनाए रखना और रेगुलेशन से रिलेटेड जो उसके वर्क होते हैं, उनमें कहीं ना कहीं कमी रह जाती है, क्योंकि अर्थव्यवस्था चलाना अपने आप में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और सरकारी तंत्र क्योंकि सीमित होता है, उनके पास इतने रिसोर्सेज भी नहीं होते हैं, तो वो इतने अच्छे से उनको चला नहीं पाते हैं। समाजवादी विचारधारा में सभी संसाधनों पर किसी व्यक्ति का अधिकार नहीं होता, बल्कि राज्य का अधिकार होता है, जिसके कारण व्यक्ति की कार्य क्षमता कम हो जाती है और उसकी कार्य करने की भावना भी खत्म हो जाती है। ये मैं आपको दोष बताते समय ऊपर बता चुकी हूँ कि व्यक्ति को जब निजी लाभ होता है तभी वो पूरे पोटेंशियल से काम करता है। समाजवादी व्यवस्था का मूल आधार सामाजिक समानता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि सभी व्यक्तियों की कार्य क्षमताएं अलग अलग होती हैं और उस आधार पर उन्हें काम भी मिलते हैं। इसीलिए किसी भी समाज में कभी भी पूर्ण रूप से सामाजिक समानता नहीं पाई जा सकती है, चाहे किसी भी प्रकार की व्यवस्था को क्यों ना अपनाया जाए। इसके अलावा जो आलोचक हैं वो ये भी मानते हैं कि ये अर्थव्यवस्था का जो स्वरूप है वो व्यक्ति की गरिमा और लोकतंत्र का विरोधी होता है, क्योंकि इसमें व्यक्ति के महत्व को समाप्त कर दिया गया है और उसे मशीन माना गया है। जब वो उत्पादन कर रहा है तब भी उसका कोई महत्व नहीं है, वो कोई डिसीजन नहीं ले सकता कि वो कितना उत्पादन करे और उसे किस मूल्य पर बेचे। जब वो उपभोक्ता है तब भी वो उसके स्वतंत्रता का हनन है, क्योंकि वो डिसाइड नहीं कर सकता कि उसे कौन सी चीज़ लेनी है और कौन सी नहीं लेनी है। जो मार्केट में अवेलेबल है वही उसे लेनी पड़ेगी। इस व्यवस्था में भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि राज्य के हाथ में ही सारे क्रियाकलाप होते हैं और सब कुछ इन पर नौकरशाही पर निर्भर हो जाता है, इसीलिए भ्रष्टाचार का जन्म होता है। ये मॉडल हिंसा को बढ़ावा देता है, क्योंकि इसमें जो मांगे होती हैं उनको मनवाने के लिए हिंसात्मक तरीके अपनाने पड़ते हैं, तो इससे काफ़ी वैमनस्य, समाज में वैमनस्य और विभाजन का खतरा बढ़ जाता है। अब देखिए, नीचे आपको कुछ और पॉइंट दिखेंगे समाजवादी अर्थव्यवस्था के, जो कि मुझे अच्छे लगे, सेम ऊपर वाले पॉइंट्स की तरह ही हैं, इसीलिए मैंने इनको ऐड कर दिया। मुझे अच्छे लगे, आपको ठीक लगे तो आप इसमें से भी देख सकते हैं। मैं आपको ये PDF शेयर करूँगी, तो आप उसमें से देख लीजिएगा। उत्पादन के संसाधनों पर सामूहिक स्वामित्व होता है, ये आप विशेषताओं में भी लिख सकते हैं, जैसा ऊपर था सेम है नीचे, विशेषताओं में लिख सकते हैं और उसके गुणों में भी लिख सकते हैं इनको। आपसे पूछा जाए समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं बताइए, आपसे पूछा जाए समाजवादी अर्थव्यवस्था के गुण बताइए, तो आप इन्हें लिखेंगे। और आपसे पूछा जाए समाजवादी अर्थव्यवस्था के दोष बताइए, उसका आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए, तो आपको नीचे के 2 पॉइंट देने हैं। इसमें समाज कल्याण का ध्येय होता है, केंद्रीय नियोजन होता है, इससे विषमताओं में कमी आती है, वर्ग संघर्ष की समाप्ति होती है, और विश्व के कौन कौन से देशों में अभी समाजवाद है, जैसा कि हम देख चुके हैं कि चीन में है और उत्तर कोरिया में है। बाकी इसमें पूर्वी यूरोप का है, लेकिन पूर्वी यूरोप के देश भी अब लगभग ख़त्म कर चुके हैं इस पूरी व्यवस्था को, और चीन में और उत्तर कोरिया में भी ये अपने शाश्वत ये रूप में नहीं है, मतलब कुछ कुछ उन्होंने भी मॉडरेशन इसमें कर दिए हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक है। थैंक यू सो मच।